I welcome Dr. Ashish Tiwari sir in this online lecture series organized by Department of Chemistry, Government E. Raghavendra Rao, PG Science College, Bilaspur. Dr. Ashish Tiwari has done MSc and PhD from this college, Government E. Raghavendra Rao, PG Science College. He has qualified NET CSIR. He has published more than 25 research papers in international journals. He has edited 3 books. He has written chapters in books. He is awarded with Young Scientist Award for his research from Chhattisgarh State Government. He is selected from Chhattisgarh PSC as assistant professor and presently working in Dr. Bhim Rao Ambedkar Government College, Pamgarh. He will deliver his lecture on FTIR spectroscopy. I invite him to deliver his lecture. Welcome once again. The next topic for my presentation would be FTIR principles and determination of molecular structure. तो इस जैसे हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, वैसे ही बेसिक्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हुए उसका यूज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में कैसे हो सकता है वो देखेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम EMR जो है बेसिकली फोकस करेंगे इंफ्रारेड रीजन पे और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में क्या होता है, हुक्स लॉ किसे कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है, IR के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके क्या एप्लीकेशन है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कैसी है और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज हैं और उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कैसा होता है, इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइपोल जो होगा इसका फ्लक्चुएटिंग डाइपोल होगा, क्योंकि ये भी समय के साथ इसका परिवर्तन हो रहा है, मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड इसका चेंज हो रहा है समय के साथ, तो इसमें एक फ्लक्चुएटिंग डाइपोल होगा। और जब ये फ्लक्चुएटिंग डाइपोल वाला किसी मैटर, मतलब मैटर यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं लेना है। यहाँ पर हम बात करेंगे हमेशा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिसकी डाइपोल मोमेंट शून्य ना हो, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, ये सारी चीजें हमारी जो HCN हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी है हम स्टडी कर सकते हैं। जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे मॉलिक्यूल्स को पड़ती है तो दोनों के डाइपोल मोमेंट्स क्या हो रहे होते होंगे, चेंज होते हैं। और चेंजिंग डाइपोल मोमेंट्स वंस दे गेट इन कोहेरेंट फेज विद ईच अदर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब इसका फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मॉलिक्यूल के फ्लक्चुएटिंग डाइपोल के बराबर हो जाता है तो रेजोनेंस की स्थिति आती है। इसी में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल छोड़कर दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में स्किप कर जाता है और हमको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वहां पर देखने के लिए मिलती है। यह भी एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो इंटरेक्शन है वो मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होने के कारण जो है हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ये देखने के लिए मिलती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, वो चीजें हम देख लेते हैं। IR spectroscopy is the spectroscopy that deals with the infrared region of the electromagnetic spectrum. IR region जो है इंफ्रारेड यानी 2.5 माइक्रोन से लेकर चालू होती है और जो रीजन है उस रीजन पे हमको
देखने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इंफ्रारेड रीजन है उससे रिलेटेड है ये, ठीक। विजिबल और यूवी से कम फ्रीक्वेंसी की है ये इंफ्रारेड, तो इतनी कम फ्रीक्वेंसी है कि वो केवल और केवल क्या कर पाती है, वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस हमको देखने के लिए मिलता है। पर एक चीज हमको याद रखना है कि वाइब्रेशनल एनर्जी, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि अगर हम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्केल पे, तो सबसे कम रोटेशनल, उसके ऊपर वाइब्रेशनल, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक। तो हमको हमेशा ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारा जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, अगर हम इसके बराबर की ऊर्जा देंगे तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमको देखने के लिए मिलेगी। मतलब हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज प्रॉपरली अ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमको वाइब्रेशन के साथ साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलेंगे, तो इसलिए हमको बैंड्स मिलते हैं इसमें, ना कि लाइंस। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और इट कवर्स अ रेंज ऑफ टेक्निक्स बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे पहले भी मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मांग है, हमें याद है ना। As with all spectroscopic techniques, it can be used to identify and study chemicals. तो ये क्या हो रहा है कि इसमें हम मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको 3 रीजन पे बांटे हैं आईआर रीजन को, नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन और फार इंफ्रारेड रीजन। और हमारा जो काम है वो मिड रीजन पे होता है। बेसिकली हम 600 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इस पर जो है काम करते हैं। ये हमारा मिड इंफ्रारेड रीजन है, इसमें हमको मिलती है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज बीन अ वर्कहॉर्स टेक्निक फॉर मटेरियल, मतलब ये बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत सालों से, जब से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर हुई तब से ये यूज हो रही है। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स अ फिंगरप्रिंट ऑफ ए सैंपल। यही हमको याद रखना है कि फिंगरप्रिंट, अगर हम कहते हैं कि 2 इंसानों की फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, वैसे ही 600 से 1500 सेंटीमीटर, 600 से 15 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। और इसमें जो हमको कॉम्प्लेक्स पैटर्न मिलता है बैंड्स का, वो मैच नहीं होता है अगर कंपाउंड सेम है तो इसलिए बिल्कुल ये फिंगरप्रिंट की तरह हमको 2 कंपाउंड सेम है कि नहीं है इसकी जानकारी देती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मॉलिक्यूल, हम ये डाइएटॉमिक वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले रहे हैं कि एक सिंपल, हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो होगा वो डाइएटम होगा, मतलब 2 एटम से मिलके बना होगा। उसी को लेकर बेस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो दे एक्ट एज स्प्रिंग्स। स्प्रिंग की क्या खासियत होती है कि द स्प्रिंग्स कैन बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस। हम क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। पर स्प्रिंग की क्या खासियत होती है कि जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये जो मोशन है सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत होता है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या कहलाता है, या सरल दोलन आवृत्ति कहते हैं इसको हम, फ्रीक्वेंसी को। और ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि जैसे हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो वो इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वो रिगेन करना चाहती है अपनी मूल स्थान पे, अपनी माध्य स्थिति के परितः दोलन करना चालू करता है। और इसलिए एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, हमेशा एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जो उसको वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो हमने स्ट्रेचिंग करके जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो ये 2 बॉडी सिस्टम है। 2 बॉडी सिस्टम को हम 1 बॉडी सिस्टम में रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लेकर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो म्यू दिख रहा है वो उसका मान रिड्यूस्ड मास के बराबर है, दैट इज m1 m2 बटे m1 प्लस m2। तो ये रिड्यूस मास 2 बॉडी सिस्टम को करके हम इसका क्वांटम मैकेनिक्स
के आधार पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ये उसकी काइनेटिक उसके जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें हम देख सकते हैं जो ऊर्जा होती है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3 4 5 है, पैराबोला की तरह हमको मिल रहा है। और ये हम इस इक्वेशन से एप्सिलॉन v इक्वल्स टू डेल्टा EV अपॉन HC, और EV जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स से निकाल लेते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है ये v प्लस हाफ h न्यू ऑसिलेशन, और यहीं से 0 पॉइंट एनर्जी का कंसेप्ट आया था। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ये पढ़ते थे कि ऊर्जा सतत होती है, एनर्जी इज कंटिन्यूअस एंड इट कैन अटेन एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम फेल हुए थे। और यहाँ से ये भी बात समझ में आई कि किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी 0 तभी होगी जब वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो, और एब्सोल्यूट रेस्ट पे होने के लिए कंडीशन सिर्फ एक है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए 0 केल्विन होना चाहिए, और 0 केल्विन टेम्परेचर अनअटेनेबल है, उसको अटेन नहीं किया जा सकता, नहीं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायलेट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि चाहे टेम्परेचर कितना भी कम हो, किसी अणु के पास एक मिनिमम एनर्जी होगी, उसी मिनिमम एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम V का मान 0 भी रख लें, यानी लोएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या रख लें, तो भी हमको एनर्जी जो होगी कुछ ना कुछ मिलेगी। और हमेशा इनके बीच वाइब्रेशनल एनर्जी है और इसके बीच जो ट्रांजिशन होता है उसको सिलेक्शन रूल से दिया जाता है। और यहाँ पर जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं उसके लिए सिलेक्शन रूल है कि परिवर्तन जो होगा प्लस माइनस 1 के बराबर का होता है, यानी 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है, मगर 0 से 2 जाना अलाउड नहीं है क्वांटम मैकेनिकली, फॉरबिडन ट्रांजिशंस। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करते हैं जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्लासिकली देखा जाए तो 2 प्रकार के हमको मोशंस मिलते हैं जिसको हम फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। नया स्लाइड देखिए, ये हमको फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिख रहे हैं। पहले 2 पे कंसंट्रेशन करते हैं। पहला दिख रहा है स्ट्रेचिंग, दूसरा भी है ये स्ट्रेचिंग। पर अगर हम स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान दें तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स है, एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक फिक्स्ड एटम रखा हुआ, और 2 जो होता है ये उसका मीन पोजीशन होगा येलो वाला, और ये जो 2 नीले वाले एटम्स हैं वो उसकी मीन पोजीशन पे या तो एक जितना बढ़ रहे हैं या एक जितना सिकुड़ रहे हैं। तो ये स्ट्रेचिंग है, और स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है, या तो बॉन्ड लेंथ कंप्रेस होके कम हो जाती है या एक्सटेंड होके बढ़ जाती है। यहाँ पर दोनों बॉन्ड लेंथ या तो बराबर मात्रा में बढ़ रही है या तो बराबर मात्रा में कम हो रही है, तो इसलिए स्ट्रेचिंग कैसा हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। वैसे एंटी सिमेट्रिकल है। एंटी सिमेट्रिकल में क्या होता है कि या तो एक तरफा स्ट्रेचिंग ज्यादा है, एक तरफा कंप्रेशन कम है, और या उल्टा। यहाँ पर सेकेंड साइड में देखेंगे तो इस तरफ स्ट्रेचिंग ज्यादा है, इस तरफ, तो बॉन्ड लेंथ में जो परिवर्तन है वो एसिमेट्रिकल है, कम ज्यादा। यहाँ बराबर थे, यहाँ पर मतलब असामान्य है, दोनों रूप से अलग अलग है। अब दूसरा जो मोशन होता है स्ट्रेचिंग के अलावा, हम एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल में अगर परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए केवल बॉन्ड लेंथ परिवर्तित हो रही है, ना कि बॉन्ड एंगल। परंतु हम इसमें परिवर्तन क्या कर सकता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इंफ्रारेड रीजन अगर हम लगा रहे वेव, तो वो उसके बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन ना करके बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करे। तो अगर बॉन्ड एंगल में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं बेंडिंग। तो यहाँ पर बाकी के जो 4 दिख रहे हैं, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग, ये बॉन्ड एंगल में चेंजेस हैं। तो बॉन्ड एंगल में चेंजेस जो हो रहे हैं वो बेंडिंग के अंतर्गत आते हैं। और अगर ऊर्जा के रूप में देखा जाए तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में किसी मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करना कठिन है, एक स्प्रिंग को खींच के बड़ा करना कठिन है, जबकि एक स्प्रिंग को मोड़ना आसान है। तो बेंडिंग जो होगी वो सरलता से होती है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिख रहे थे। सिजरिंग यानी
हम यहाँ देख सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल के जो दोनों हैं वो एक साथ सीजर के फलक जैसे एक साथ इधर आएंगे और एक साथ पीछे जाएंगे। तो इन प्लेन कमिंग, इन आउट प्लेन गोइंग, दोनों एक साथ होगा। रॉकिंग में क्या होता है, जैसे हम चेयर में बैठ के झूलते हैं तो उसी प्रकार से एक आएगा तो उसके साथ दूसरा भी आएगा एक ही प्लेन पे, इन प्लेन बेंडिंग है। वेगिंग में क्या हो रहा है कि जैसे डॉग की टेल एक तरफ जाती है, एक तरफ इस तरफ इस तरफ, तो हम देख रहे हैं कि ये बॉल्स जो हो रहे हैं सिकुड़ रहे हैं। ये सिकुड़ रहे हैं मतलब छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्लेन से पीछे जा रहे हैं। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग और इन प्लेन बेंडिंग, एक तरफ जा रहा है एक तरफ आ रहा है। तो जो आगे की तरफ दिख रहा है तो बॉल हमको बड़े होते दिख रहे हैं, और जब पीछे जा रहा है तो हमको बॉल छोटे होते दिख रहे हैं। और ट्विस्टिंग में कैसा होता है, एक सामने आता है तो जो सामने आता है वो बॉल बड़ा हुआ दिख रहा है नीला वाला, और जो पीछे जा रहा है वो छोटा होते दिख रहा है। और वैसे ही फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा, अब छोटा वाला बॉल सामने आ रहा है तो वो बॉल बड़ा होते जा रहा है और पीछे वाला बॉल छोटा होते जा रहा है, ये यहाँ पर। तो ये हो गई ट्विस्टिंग। देयर आर 4, ये इतने फंडामेंटल मोड्स हैं वाइब्रेशन के। फिर इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उन्नत टेक्निक है, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, इंफ्रारेड एब्सोल्यूट टेक्निक है, मतलब पुरानी टेक्निक थी। जब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आया तो इंस्ट्रूमेंटली या टेक्निकली सैंपल का आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करना सरल हो गया। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो आगे की स्लाइड में देखेंगे। इट इज मोर प्रिफर्ड मेथड फॉर ऑब्टेनिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। होता यह है कि आईआर रेडिएशन सैंपल से पास करते हैं, वो सैंपल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब होता है इट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन क्रिएटिंग अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट ऑफ द सैंपल। कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ ये मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। हर मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करेगा कितना छोड़ेगा ये उस मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो उसके फिंगरप्रिंट की तरह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करती है। ये अननोन मटेरियल्स के डिटर्मिनेशन के काम आएगी। क्वालिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैंपल, मतलब प्योर है इम्प्योर है इसके बारे में जानकारी दे सकता है, और उस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिले हैं अमाउंट को भी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करने में उपयोग में लाया जाता है। फिर नया स्लाइड पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बेसिकली जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले बनी थी वो डिस्पर्सिव टाइप था, एक मिरर, मतलब जब हम इसके इंस्ट्रूमेंट पे देखेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि एक डिस्पर्शन के फिनोमेना पर ये बेस्ड है। उसमें जो these instruments separated the individual frequency of energy emitted from the infrared source। जब हम किसी मॉलिक्यूल में इंफ्रारेड किरणें आपतित करते हैं तो वो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करती थी, और जो एब्जॉर्ब हुआ था हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाकर उसको अलग अलग सेक्शंस में निकालते चले जाते थे, वो डिफ्रैक्शन या ग्रेटिंग की सहायता से। जैसे बिल्कुल उसी तरीके से है कि व्हाइट लाइट हम लेते हैं, प्रिज्म में जाता है, वो सतरंग में डिस्पर्स होकर बढ़ जाता है। तो ऐसा ही टेक्निक इस पे भी होती है इंफ्रारेड में, कि हम का मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एब्जॉर्ब करता है, और जब डिस्पर्सन होता है उसका तो अलग अलग जगह पर जाकर वो हमको बैंड्स या शोल्डर्स के रूप में हमको दिखाई देने लगता है। तो हमको एक इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट मिलता है, उसी को हम आईआर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। पर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, इसमें डिस्पर्शन या फिल्टर मेथड से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। पहली चीज कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है मतलब जो सैंपल आप डालोगे वो वापस आपको उसी फॉर्म में वापस मिलेगा। It provides a precise measurement with no external calibration। बाहर से उसको कैलिब्रेट करने की या जरूरत नहीं पड़ती है, और आपका जो रिजल्ट आता है वो बहुत प्रिसाइज होता है।
इसकी स्पीड और कलेक्टिंग स्कैन एवरी सेकेंड। मतलब क्या होता था पुराने टाइम पे जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर फोटोमीटर्स यूज होते थे, उसमें एक सैंपल को करने में ही 15-15 मिनट 20-20 मिनट का टाइम लगता है, और जबकि अभी के जो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड उसमें कुछ सेकेंड्स के ही अंदर सैंपल का IR स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमको यही जानना है कि इट कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी एंड 1 seconds कैन बी co-added together to ratio out random noise। क्या होता है कभी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम काम करते हैं तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कि हमको कौन सा सिग्नल है और कौन सा नॉइस। नॉइस एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग के कारण भी उसमें क्या होता है सिग्नल छोटे छोटे हमको मिलने रहते हैं। तो कौन सा सिग्नल है कौन सा नॉइज है, इसको पहचानने का तरीके एक ही हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट तभी अच्छा है जब उसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3 से ऊपर हो, कि सिग्नल एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा होना चाहिए किससे, नॉइज से। तो FTIR टेक्निक जो होता है नॉइज को रैंडमाइज, मतलब ये रैंडम नॉइज होते हैं उसको मिनिमाइज कर देता है। तो इसलिए उसका आउटपुट जो है थ्रूपुट जो है, ऑप्टिकल थ्रूपुट सरल है और इट इज मैकेनिकली सिंपल। और इसमें जो मिरर है जिसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग मिरर, पुराने वाले में दोनों मिरर घूमते थे, यहाँ पर केवल एक मिरर जो है इंटरफेरोग्राम में घूमता है, इसलिए इसकी टेक्निक जो होती है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, what is Fourier transformation? Fourier transformation is developed in order to overcome the limitations of dispersive instruments, जो अभी हमने बात की। और पुराने इंस्ट्रूमेंट की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, स्लो स्कैनिंग प्रोसेस। अब इसको ऐसा समझिए कि 7 कलर की आपने कैंडी रखी हुई है हाथ में, 7 प्रकार की चॉकलेट है अलग अलग रंग की। अब आपको क्या करना है, सबको बोल रहे हैं क्लास में 7 बच्चे बैठे हैं उसको बांटो। तो एक कहेगा कि मेरे को ग्रीन कलर की चाहिए, दूसरा बोलेगा मुझे रेड कलर की चाहिए। तो आपको एक साथ क्या चाहिए होगा, जाके उसके टेबल पे 7 को अलग अलग कैंडीज देना पड़ेगा। उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप एक टेबल पे 7 कैंडीज रख लीजिए, जिसको जिस कलर की पसंद होगी वो उस कलर की उठा लेगा, है ना। तो और वो जल्दी हो जाएगा। आप एक चॉकलेट का ढेर एक टेबल पे रख के देखिए और बोलिए ले लो इसमें से, तो एकदम से सारे बच्चे उसमें से टूट पड़ते हैं और पूरा ले लेते हैं। ऐसा ही यहाँ पर होता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी का बर्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लगा देते हैं, मतलब दैट फ्रीक्वेंसी कंटेन्स सेवरल रेंजेस। वो सेवरल रेंज की फ्रीक्वेंसी इंटरवल हम उसको मॉलिक्यूल पे आपतित करते हैं। मॉलिक्यूल में जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी अलग अलग होगी। तो न्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने के कारण वो उस बर्स्ट में से, मतलब वो बर्स्ट क्या है, वो एक फ्रीक्वेंसियों का समूह है। उस फ्रीक्वेंसी के समूह में अपने पसंद की फ्रीक्वेंसी वो क्या कर लेता है, पिक कर लेता है और रेजोनेट करने लगता है। तो यही मेथड है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और हमको एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलता है और इस कॉम्प्लेक्स सिग्नल को हम सॉफ्टवेयर की सहायता से क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो इसी पर बेस्ड है। आगे की स्लाइड में हम यही बता रहे हैं कि जो इंटरफेरोमीटर है वो प्रोड्यूसेस अ यूनिक टाइप ऑफ सिग्नल which has all of the infrared frequencies encoded into it, or these signal can be measured very quickly, usually on the order of 1 second or so, and thus the time elements per sample is reduced to a matter of few seconds rather than several minutes। वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता था और यहाँ पर कम लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स पे देखते हैं कि इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। वो वही है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जगह यहाँ पर इंटरफेरोग्राम यूज होता है, जिसमें एक बीम स्प्लिटर होता है और एक मूविंग मिरर होता है। इसकी डिस्टेंस बहुत कम से चेंज कर सकते हैं, तो इससे जो हमको डिस्पर्शन जो है ग्रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती और ये जल्दी इसका हो जाता है। अच्छा, ये नीचे जा रहा है। Now let us comes to Fourier transformation। ये Fourier transformation क्या है, हम यहाँ पर देख सकते हैं
कि जैसे एक म्यूजिक बनता है तो उसमें तबला भी होगा, वायलिन भी होगा, पियानो भी होगा, गिटार भी होगा। तो जो सिग्नल मिलेगा हमको ढेर सारा कॉम्प्लेक्स प्रकार का सिग्नल मिलता है। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन जोसेफ फूरियर नाम के साइंटिस्ट थे, उनने मैथ्स की सहायता से किसी कॉम्प्लेक्स में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करने की विधि बताई थी। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो तबले की म्यूजिक अलग आने लगेगी। आप तबले की म्यूजिक को बाकी म्यूजिक के अलग कर सकते हैं, फिर गिटार को अलग कर, क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग सिग्नल्स के रूप में हमको प्राप्त हो जाती है और ये सेकंड भर के अंदर हो जाता है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन पे आते हैं। तो एक सोर्स होता है जिससे हमको इंफ्रारेड जो लाइट है वो निकलती है। तो इट इज बाय इमिटेड फ्रॉम अ ग्लोइंग ब्लैक बॉडी सोर्स, नर्स ग्लोअर सोर्स भी कहते हैं इसको। दिस बीम पास थ्रू एन अपर्चर which controls the amount of energy presented to the sample and ultimately to the detector। एक सोर्स हो गया जिसमें से इंफ्रारेड रीजन निकलेगी। फिर इंटरफेरोमीटर, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में जो हम बोल रहे थे कि ऑप्टिकल जो ग्रेटिंग है यहाँ पर, और एक बीम स्प्लिटर होता है और एक मूविंग मिरर होता है। एक मिरर फिक्स्ड होता है, मूविंग मिरर पे ऐसे मूविंग मिरर यहाँ पर होता है, बीम इंफ्लेमेटर यहाँ हो गया, बीम यहाँ से लाइट पास हो रही है, वो बीम स्प्लिट से जा रही है, और वो मैच कराने के लिए मतलब इंटरफेरोग्राम हमको प्राप्त करने के लिए, इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए वो मिरर जो है वो क्या करता है, ऐसा ऐसा मूव होता है। तो हमको एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलता है जिसको इंटरफेरोग्राम कहते हैं। इंटरफेरोग्राम इंटरफेरेंस के फिनोमेना पर बेस्ड है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो सिग्नल आपस में अत्यारोपित होकर नई इंटेंसिटी के साथ कॉम्प्लेक्स पैटर्न के साथ हमको मिलती है। उसमें सारे प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इनकोड होता है, तो हम उसको कह सकते हैं उनमें स्पेक्ट्रल इनकोडिंग प्राप्त होती है। फिर ये जो लाइट है वो सैंपल पे पड़ती है, तो सैंपल उसमें अपने हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर ये चले जाता है डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर जो होता है उसको, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट करता है, और वो कंप्यूटर की सहायता से आखिरी में जो है सिग्नल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको फिर क्या करता है, वो डिजिटाइज कर देता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर। फिर हमको कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल प्राप्त होने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है इसमें आपको मेजर बैंड्स दिख रहे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर। वेव नंबर क्या है, 1/λ। जब लैम्डा किस में है, सेंटीमीटर, ये आर्मस्ट्रांग में है, यानी 10⁻⁸ सेंटीमीटर इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो वेव नंबर वर्सेस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, हमको डिप के रूप में मिलता है। ट्रांसमिटेंस है क्योंकि ट्रांसमिटेंस है एब्जॉर्बेंस का उल्टा, इसलिए हमको बैंड्स या उसके रूप में, डिप्स के रूप में हमको मिलते हैं। ये रीजन हमारे काम का नहीं है, इससे हम इतना कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है 400 से 1000 का, इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। तो उतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पहचान नहीं पाते। मगर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूशन 680 से 860 के बीच में हमको मिलता है, तो वहां पर यूजफुल है कि ऑर्थो है कि पैरा है कि मेटा है, ये पहचानने पे। देखिए कार्बोनिल जितने होते हैं वो 650 से 1800, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग सब में मिलती है, एस्टर्स में, कीटोन्स में, एल्डिहाइड्स में, लेक्टोन्स में। वो वहां पर हमको 1650 से 1800 सेंटीमीटर में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, एस्टर्स का अलग आएगा, कीटोन्स का अलग आएगा, एल्डिहाइड्स का अलग आएगा, इत्यादि। और वैसे ये नाइट्राइल्स और एल्काइंस का 2100 से 2600 में, CH स्ट्रेचिंग किसी भी कंपाउंड में हमको देखने के लिए मिलेगी। ये जो रीजन है वो बेंडिंग है। ये जो रीजन है 1500 से ऊपर 400 तक का, ये स्ट्रेचिंग का रीजन है।
और OH स्ट्रेचिंग हमको ब्रॉड मिलती है अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब दो अलग अलग अणुओं के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हमको ब्रॉड पीक मिलती, बाकियों की देखिए शार्प मिल रही। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से हमको एक फ्रीक्वेंसी रेंज मिलता है, इस वजह से हमको पीक क्या होती है, बॉन्ड ब्रॉड हो जाती है। और OH स्ट्रेचिंग से भी आगे अगर फ्रीक्वेंसी मिल रही है तो वो NH स्ट्रेचिंग के कारण मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब स्ट्रक्चर एलुसिडेशन देख लीजिए। देखिए अब इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर पहचानना कैसे। तो अगर सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक है, मतलब उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग है, तो ये ओवरटोन्स प्राप्त होंगी। ये बिल्कुल नोट करके देख लीजिए। फिंगर जैसी रचनाएं, जैसे 5 उंगलियां होती है ना, तो ये रीजन में अगर आ रही है, कितने में, 1500 से 2000 के बीच में आपको अगर ये फिंगर्स जैसी रचनाएं देखने को मिल रही है, तो ये मान के चलिए कि सिस्टम में बेंजीन रिंग उपस्थित होगा ही होगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई एल्केन्स फ्रॉम एरोमेटिक्स, एरीन्स। एल्केन्स मतलब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें अगर सिस्टम में एरोमेटिक कंपाउंड से अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो IR स्पेक्ट्रम ये रीजन पे 1500 से 2000 पे देखिए, अगर उंगलियों जैसी रचनाएं दिख रही हैं, जिसको ओवरटोन्स कहते हैं यहाँ पर, अगर ये दिख रही हैं तो ये मान के चलिए कि बेंजीन जो होगा उपस्थित है कंपाउंड में। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है। तो ये फिनॉल है, ये इथेनॉल है। तो यहाँ पर देखिए 1500 से 2000 के बीच में कोई फिंगर जैसी रचनाएं नहीं है, जबकि यहाँ पर फिनॉल में एरोमेटिक रिंग होने के कारण ये आपको ओवरटोन्स दिख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये समझ में आ गया कि कंपाउंड एरोमेटिक अल्कोहल वाला है कि एलिफेटिक अल्कोहल वाला है। तो वो उसको देखते ही साथ समझ में आ जाता है। और ये ब्रॉड पीक जो 3300 से 3500 के बीच में जो मिल रही है, बेसिकली 3200 से चालू हो रही है, 3400 तक जा रही है। तो ये जो ब्रॉड पीक मिल रही है, ये सीधा सीधा बता रहा है कि इसमें OH ग्रुप है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई। अगर किसी भी कंपाउंड में OH फंक्शनैलिटी है तो हमको एक ब्रॉड पीक देखने के लिए मिलेगी। तो ये अल्कोहल के लिए हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एसिड के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स में ये है ईथर, ये से है एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड क्लोराइड और ये अमाइड। ये एनहाइड्राइड है, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिल क्लोराइड है और ये अमाइड है। अब कोई भी एसिड पहचानने का क्या तरीका है, तो कोई भी एसिड अगर है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप देखेंगे कि यहां से चालू होती है एक दाढ़ी जैसी रचना, बियर्ड लाइक बैंड। ये चौड़ा सा बैंड है जो बियर्ड के जैसे दिखेगी, ये इतना रीजन से दिख रहा है। इससे पहली वाली स्लाइड अपन गए थे, वहां पर पीक जो है ये एकदम शार्प है और साफ है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसी संरचना मिलती है, एक बियर्ड की जैसी संरचना हमको देखने के लिए मिलती है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स बैंड फ्रीक्वेंसी which is characteristic property of COOH group। और एसिटिक एनहाइड्राइड में देखिए, क्योंकि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये पूरी संरचना गायब हो जाती है। There is nothing like that। NH2 यहां पर आ जाता है अमाइड में, तो अमाइड में NH2 स्ट्रेचिंग यहां पर देखिए साफ साफ, ये हमको NH2 की स्ट्रेचिंग यहां पर दिख रही है, बाकी किसी में नहीं दिखेगी ये NH2 की स्ट्रेचिंग जो CONH2 में यहां पर देखने को मिलेगी। चारों, अगर हम एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के चारों डेरिवेटिव्स को केवल इन संरचनाओं के आधार पर, बियर्ड जैसी संरचना दिखी तो कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिए, NH2 की फिंगर्स दिखी तो अमाइड कह दिए, गायब दिखी तो
एनहाइड्राइड कह दिए, और जो क्लोराइड है उसकी संरचना ये यहाँ से पता चलती है। ये इसमें CCl बॉन्डिंग बेंडिंग जो है प्रोमिनेंट दिख रही है, ये वाली। तो CCl बेंडिंग जो होती है एसिड क्लोराइड्स में हमको आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, और उसका CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है 1770 और 1800 के बीच में देखने के लिए मिलती है एसिड क्लोराइड्स में। तो बहुत सारे ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं किसी स्पेक्ट्रम को देखकर, जिसमें एटलीस्ट आप ये बता पाएंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कीटोन्स पे। तो एक एलिफेटिक कीटोन है ऊपर में, और एक एरोमेटिक कीटोन्स है नीचे में। तो यहाँ पर मेजर एब्जॉर्प्शन पीक जो है, इसी बस को देख के हम समझ सकते हैं कि इसमें प्योर क्या है, CO कीटोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है 1600, 1715 के आसपास दोनों में मिल रही है। 1685, 1715 के बीच में मिल जाती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो 1715 यानी 1720 से अगर आसपास हमको मिल रही है तो हम कीटोन्स है कहते हैं। तो ये हमको देखने के लिए मिल जा रही है। एल्डिहाइड में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, कीटोन में 1715 पे होती है और 1685 एल्डिहाइड्स में देखने के लिए होती है। तो इसी के साथ ये कहना है कि सारे फंक्शनैलिटीज, चाहे वो एल्डिहाइड्स की कंपैरिजन हो, चाहे एल्कोहल्स का हो, चाहे एसिड है या उसके डेरिवेटिव्स हो, एल्केन्स हो, एल्काइंस हो, अमीन्स हो, ये सारे फ्रीक्वेंसीज की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या बेंडिंग फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उसको देखते ही साथ हमको एक आइडिया होने लगता है कि इसमें ये जो कंपाउंड है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि अगर फिंगर जैसी ओवरटोन संरचना दिखेगी तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर 1600, 1700, 1800 के बीच में स्ट्रॉन्ग पीक है तो यानी C डबल बॉन्ड O है। दाढ़ी जैसी रचना मिल रही है 3200 से लेकर 3600 तक, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3334 में एक शार्प ब्रॉड पीक मिल रही है तो वो अल्कोहल है। इस प्रकार से हम कंपाउंड्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज देखकर IR स्पेक्ट्रम से जानकारी ले सकते हैं। और पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छी किताब है बारबरा स्टुअर्ट्स की, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस, वाइली की है। वेरी इंटरेस्टिंग बुक, और काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है। फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज साइंस कॉलेज बिलासपुर, माय प्रिंसिपल Dr. L.S. Chandel, HOD Department of Chemistry, Science College Bilaspur, and Dr. Nita Gupta, IKC Coordinator, Department of Chemistry. I'm really thanks to all of you for patient listening. Thank you, madam. Over to you. Madam. हेलो जी। हाँ, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डॉक्टर आशीष तिवारी के लेक्चर से बच्चों को बहुत फायदा होगा, उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आशीष सर को, और भविष्य में भी हमें इस तरह की मदद उनसे मिलती रहे, इसका मैं आश्वासन चाहती हूँ। थैंक यू मैडम। और क्योंकि साइंस कॉलेज मेरा स्वयं का पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, यहीं से पढ़ा, तो जब भी आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है या जानकारी है या मुझसे जो भी बन पड़ता है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब वो आएगा।